नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये फैसला कुछ कहता है। जी हां, अमूमन किसी सेलिब्रिटी या फिर ताकतवर लोग या उनके बच्चों को किसी मामले में पकड़ा जाता है तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आसानी से छूट जाएंगे, जमानत तो मिल ही जाएगी। मगर अब वही लोग ये कह रहे हैं कि आर्यन के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया। और तो और कानून के जानकारों को भी यही लगता है। आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने क्या दलील दी है, आइए आपको तफसील से बताता हूं। बेल एक मौलिक अधिकार है, जबकि जेल सिर्फ एक अपवाद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। ड्रग्स की बरामदगी नहीं, ड्रग्स खरीदने के सबूत नहीं, ड्रग्स के लिए पैसों की लेन देन नहीं, किसी भी ड्रग पेडलर के साथ कोई फोन रिकॉर्ड नहीं, पिछला कोई इतिहास नहीं, पहले का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, गिरफ्तारी के वक्त ड्रग्स का सेवन नहीं, बस 8-10 विदेशियों के साथ व्हाट्सएप चैट, पर चैट में भी ड्रग्स खरीदने बेचने का कोई सबूत नहीं, चैट में शामिल विदेशियों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं। If you go back in 1978, when Justice Krishna Iyer said that bail is a rule and jail is an exception, so bail should be granted in all the cases, and it should be denied in very special cases where, of course, either there are some very grave allegations or there is a person who commits crime every day, and there's a probability that if he's released on bail, he will threaten the witnesses or he'll tamper with the evidence. You know, those grave cases. Only in those cases, bail was supposed to be denied. मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता था कि इस केस में, इस मुद्दे में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर समाज को, हमको, मीडिया को नहीं मिला है, और ये प्रश्न चिन्ह दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। ये मामला अभी लंबित है। मैं कोई इसमें अंतिम निर्णय एक नागरिक की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से नहीं दे सकता, न देना चाहिए। लेकिन पहला प्रश्न उठता है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि आप इसको खाद्य पदार्थ की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जो गलत हो सकता है, उसके लिए जिस प्रकार का आरोप लगाया गया है वो बैठता नहीं है। ये भी मान लिया जाए कि मैं आपके संबंध में हूं, आपके साथ हूं, आपका दोस्त हूं, और आपके जेब में जो चीज पड़ी है उसका संज्ञान है मुझे, तो भी वो कोई फौजदारी गलती नहीं हो सकती। क्रिमिनल लायबिलिटी कहां से आ गई उसको? 2 अक्टूबर की शाम जब आर्यन खान को 8 और लोगों के साथ एनसीबी ने हिरासत में लिया था, तब बहुत सारे लोगों का यही मानना था कि बड़े बाप का बेटा है, 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। लेकिन 18 दिन बाद भी जब आर्यन को जमानत नहीं मिली, तो अब वही लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा है, इसीलिए जमानत मिलने में मुश्किल हो रही है। सोशल मीडिया पर तो ये भी उछल रहा है कि आर्यन के साथ जो बाकी 7 लोग गिरफ्तार हुए, क्या उनके बाप नहीं है? क्या किसी को उन 7 के बाप का नाम पता है? अगर इस केस से एक आर्यन का नाम हटा दे तो शायद मीडिया के लिए भी ये कोई खबर थी ही नहीं। अब ये खबर 5 और दिन तक टीवी और अखबारों में छाई रहेगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत की सुनवाई के लिए 5 दिन बाद 26 अक्टूबर की तारीख दी है। कानून के जानकारों के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से एक फैशन सा हो गया है, जो भी हाई प्रोफाइल केस जिसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, उस केस में अमूमन निचली अदालत कोई रिस्क नहीं लेती, और ज्यादातर मामलों में जिनमें जमानत दी भी जा सकती है, या तो वो जमानत खारिज कर देती है या फिर केस के फैसले के दौरान अधिकतम सजा सुना देती है। हाल के सालों में जितने भी हाई प्रोफाइल केस हैं, उनको उठा लीजिए, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि जिन जमानतों को निचली अदालत ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने लगभग उन तमाम मामलों में जमानत दे दी। आर्यन की जमानत खारिज करने के निचली अदालत के फैसले पर कानून के जानकार कई बिंदुओं पर सवाल उठा रहे हैं। फैसले पर सवाल उठाना अदालत की अवमानना नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अदालत के फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जाती। ऊपरी अदालतों में लोग तभी जाते हैं जब वो निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं होते।
इस फैसले के जिन बिंदुओं को लेकर कानून के जानकार सवाल उठा रहे हैं, उस पर जाने से पहले आइए आपको आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत अर्जी खारिज करने वाले स्पेशल जज वीवी पाटिल का वो फैसला दिखाता हूं। 18 पन्नों के इस फैसले की कॉपी आज तक के पास है। स्पेशल जज वीवी पाटिल ने जमानत खारिज करने की जो वजह दी, वो उनके फैसले में कुछ इस तरह है। अदालत के सामने रिकॉर्ड पर जो सबूत रखे गए, उसे देखते हुए पहली नजर में यही लगता है कि आरोपी एक बड़े ग्रुप का हिस्सा हैं। जैसे शौविक चक्रवर्ती केस में पकड़े गए सभी आरोपी एक साजिश का हिस्सा थे और इसीलिए जो ड्रग्स बरामद हुई थी, उसके लिए वो सभी एक साथ जिम्मेदार माने गए थे। एक केस में हर आरोपी को एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि रिया चक्रवर्ती के मामले में बताया गया कि एनडीपीएस एक्ट के सारे अपराध गैर जमानती हैं। एनडीपीएस एक्ट की धारा 37(1)(b)(2) के साथ सीआरपीसी या फिर किसी और कानून की धाराएं साथ लगी हों तो जमानत के मसले पर इन पर गौर करना भी जरूरी है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के मामले में जमानत तभी दी जा सकती है जब ये भरोसा हो कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहने के दौरान कोई और अपराध नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये कि जमानत पर फैसला लेने से पहले सिर्फ अपराध की गंभीरता ही नहीं, बल्कि आरोपी का पिछला रिकॉर्ड, उसके सबूत नष्ट करने की आशंका जैसे मसलों पर विचार किया जाना जरूरी है। जैसा कि एएसजी ने अपनी दलील में कहा है, आर्यन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो गैर कानूनी ड्रग संबंधी गतिविधियों में शामिल है। एनसीबी ने कहा कि चूंकि सभी आरोपी प्रभावशाली बैकग्राउंड से हैं, इसीलिए अगर इन्हें छोड़ा गया तो ये सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के ऐसे विदेशियों से संबंध हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगते हैं। फिलहाल ऐसे लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की छानबीन जारी है। पूछताछ में अब तक आर्यन ने उन लोगों के नाम नहीं बताए हैं। ये नाम सिर्फ आर्यन ही बता सकता है। कुल मिलाकर व्हाट्सएप चैट को देखकर पहली नजर में ये कहा जा सकता है कि आर्यन नियमित रूप से ड्रग से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा रहा है। इसीलिए आर्यन, अरबाज और मुनमुन पर लगे इल्जाम गंभीर किस्म के हैं और जमानत के लायक नहीं है। जो तथ्य सामने रखे गए हैं उसके मुताबिक आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 लगती है, साथ ही धारा 37 भी लगती है। ऐसे में फिलहाल ये नहीं लगता कि इस मामले के आरोपी बेगुनाह हैं। साथ ही ये भी नहीं लगता कि अगर ये जमानत पर होंगे तो फिर ऐसा अपराध नहीं करेंगे। और इसीलिए इन तमाम बातों के मद्देनजर आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन, आरोपी नंबर 2 अरबाज और आरोपी नंबर 3 मुनमुन की जमानत की अर्जी खारिज की जाती है। वीवी पाटिल, स्पेशल जज, एनडीपीएस, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, ग्रेटर मुंबई। आर्यन खान को एनसीबी के ड्रग्स के केस में जमानत मना कर दी। 3 मुख्य कारण दिए थे सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को यह जमानत ना देने के। पहला, उन्होंने ये बोला कि हालांकि आर्यन खान पर खुद कोई ड्रग्स रेड के दौरान नहीं प्राप्त हुए थे, पर उनके जो मित्र उनके साथ वहां मौजूद थे क्रूज पे, अरबाज मर्चेंट, उनके पास छोटी मात्रा में ड्रग्स अवेलेबल हैं, ये बात आर्यन खान को मालूम थी। दूसरा, सेशंस कोर्ट ने ये बोला है कि क्योंकि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और खत्म नहीं हुई है, तो ऐसे वक्त पे आरोपियों को बाहर जमानत पे छोड़ना ऐसा हो सकता है कि कुछ एविडेंस के साथ इस पूरे केस में छेड़खानी की जाए। और तीसरा और सबसे जरूरी, सेशंस कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो एनसीबी व्हाट्सएप चैट्स आर्यन की अदालत के सामने लाया है, उन व्हाट्सएप चैट से ये जाहिर होता है कि आर्यन खान अक्सर ड्रग डीलर्स और ड्रग पेडलर्स से व्हाट्सएप के थ्रू बात किया करते थे और उनसे टच में थे। तो इस फैसले के मुताबिक आर्यन की जमानत खारिज होने की 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली, इस केस में पकड़े गए बाकी आरोपियों के साथ ड्रग्स खरीदने की साजिश में शामिल होना। दूसरी, वो व्हाट्सएप चैट जो आर्यन ने कुछ विदेशियों के साथ किए। तीसरी, वॉलेंटरी स्टेटमेंट। हालांकि कानून के जानकारों की माने तो इन तीनों वजहों पर भी बहस हो सकती है। जानकारों के मुताबिक क्रूज पर से कुल 8 लोग पकड़े गए थे। इनमें आर्यन और अरबाज को एक साथ पकड़ा गया था, बाकी 6 को अलग अलग। एनसीबी अभी तक आर्यन और अरबाज का इन बाकी 6 लोगों के साथ कोई लिंक नहीं जोड़ पाई है। बाकी 6 लोगों को ये दोनों जानते हैं, इसके भी अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट में भी इन 6 लोगों का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में ये दोनों
किसी बड़ी साजिश का हिस्सा इन लोगों के साथ कैसे हो सकते हैं? यहां पर एक साजिश, कॉन्स्पिरेसी का आरोप है, और सिर्फ ऐसे व्हाट्सएप्स जिनका कोई पारदर्शी रूप से सामने प्रकाशन नहीं है, शायद चुन चुन के व्हाट्सएप नंबर 1, व्हाट्सएप नंबर 11, व्हाट्सएप नंबर 18, व्हाट्सएप नंबर 80 को दिखा के उसकी एक कहानी बनाई गई है। इससे कहा ये अगर साबित हो तो ऐसे प्रकाशित होने चाहिए, जो डिफेंस है उनकी तरफ से उनको मिलने चाहिए वो व्हाट्सएप, जिससे मालूम पड़ता है कि मैं आपके साथ मिलकर ट्रेडिंग प्रमोट कर रहा हूं इसकी, या मैं खरीदारी इस व्यापक रूप से कर रहा हूं जिससे कि समाज में ये फैल रहा है। जिन विदेशियों के साथ व्हाट्सएप चैट का जिक्र है और अदालत ने भी अपने फैसले में उसका जिक्र किया है, वो चैट कितना पुराना है और चैट में शामिल वो विदेशी कौन है? पिछले 20 दिनों में एनसीबी इसका कोई पता नहीं लगा पाई है। अदालत ने अपने फैसले में आर्यन के वॉलंटरी स्टेटमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें वो ड्रग्स लेने की बात कह रहा है। हालांकि उसने ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने की बात से साफ इनकार किया। तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। फैसला ये था कि एनडीपीएस एक्ट 67 के तहत दिया गया वॉलंटरी बयान अदालत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि एनसीबी के अफसर भी पुलिस ही जैसे हैं और पुलिस हिरासत में दिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं होता। अब ऐसे में कानून के जानकार ये सवाल उठा रहे हैं कि आर्यन के वॉलंटरी बयान को अदालत कैसे मान सकती है, और मान भी ले तो फिर आधा क्यों? ये क्यों नहीं माना कि वो ड्रग का कारोबार नहीं करता? The case in hand today, it's a case where, of course, there is no recovery from the individual concerned, and there is no evidence of consumption except what we have heard in the newspapers is that there are some WhatsApp chats on the basis of which the NCB is now coming to a conclusion that he was a habitual consumption. He used to do habitual, used to get involved in habitual consumption of the drugs. So all that is there, but if we go by the pure bail jurisprudence, then bail should be granted in all the cases unless and until you have those special circumstances where you know that the accused will not stand the trial or he will, as I've told you, tamper. कानून के जानकारों को फैसले की एक और बिंदु पर भी ऐतराज है। जज ने अपने फैसले में कहा है कि आर्यन एक असरदार परिवार से है और जमानत मिलने पर बाहर आकर सबूतों को नष्ट कर सकता है, साथ ही दोबारा से यही गुनाह कर सकता है, यानी ड्रग्स वाला। कानून के जानकारों की माने तो अदालत का यह मान लेना कि जमानत मिलने के बाद बाहर आते ही वो फिर से ड्रग्स लेगा या ऐसी पार्टी में शामिल होगा, ये उचित नहीं है। सिर्फ धारणा के आधार पर जमानत खारिज नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से नलिनी शर्मा, विद्या, मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के जांच अधिकारी गुरुवार को अचानक मन्नत पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के जांच अधिकारी आर्यन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वहां गए थे। वो आर्यन की मेडिकल हिस्ट्री, उसके खर्चे, विदेशी दौरे, ये सब कुछ जानना चाहते थे। इसके साथ ही एनसीबी की टीम ने गुरुवार को ही फिल्म एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। अनन्या पांडे को शुक्रवार 11 बजे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जमानत को लेकर उठ रहे सवालों के बाद अब एनसीबी भी दबाव में है, क्योंकि जिस तरह एनसीबी ने इस मामले में आर्यन और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट की बात की है, उसे वो साबित नहीं कर पाई तो आगे चलकर उस पर उंगलियां उठेंगी, जिसका असर एनसीबी के दूसरे केस और ऑपरेशन पर भी पड़ेगा। वैसे आर्यन मामले से जुड़े एनसीबी के जांच अधिकारी गुरुवार को मन्नत भी पहुंचे थे। गुरुवार को ही एनसीबी ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो कि चंकी पांडे की बेटी हैं, उन्हें भी पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। अनन्या से एनसीबी ने लंबी पूछताछ की। दरअसल एनसीबी का दावा है कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से एक चैट आर्यन और अनन्या का भी मिला था, जिसमें दोनों ड्रग्स की बात कर रहे थे। इसीलिए अनन्या को एनसीबी ने तलब किया। दिल्ली से नलिनी शर्मा, विद्या, मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।